ये बताता है कि आप जब कोई चीज बहुत मौलिकता के साथ, बहुत ही सहजता के साथ समझते हैं तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भी बेहतर होता है। तो आप सीधे रूबरू हो और सीधे जानते हैं समझें, सीधे जो है परिचर्चा में भाग लें। पहले तो आप सभी लोगों के सामने मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद उपेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं उपेंद्र जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और आपके साथ रूबरू होने का मौका दिया। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको सभी को शुभकामनाएं दूंगा। एक बहुत बड़े कर्तव्य पथ पर आप सब लोग चल रहे हैं। निश्चित रूप से यूपीएससी की जो पूरी जो यात्रा होती है वो अपने आप में कठिन होती है, और मेरे पिताजी हमेशा ये कहते हैं कि जो विद्यार्थी यूपीएससी को देने की इच्छा रखता है और पहली बार वो तैयारी शुरू करता है तो आधी मंजिल तो वही प्राप्त कर लेता है। आपको बधाई दूंगा, विशेष रूप से आपके माता पिता को बधाई दूंगा कि उन्होंने, उनके प्रेरणा से आप लोग यहाँ तक आए हैं और आप लोग तैयारी कर रहे हैं। बहुत छोटी सी समय में मैं अपनी बातों को रखूंगा। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आपका जो अस्त्र शस्त्र होता है इस तैयारी में वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरा मानना है कि यहाँ पर जो अस्त्र है वो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं और शस्त्र जो होता है हमारी पुस्तकें होती हैं, और दोनों के बीच में एक समन्वय बना करके चलना होगा। चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे राज्य स्तरीय जो सिविल सेवाएं होती हैं उनका एग्जाम हो, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम अपने प्रति ईमानदार रहें। एक शब्द होता है मॉरल इंटीग्रिटी। आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो अपने काम को स्वयं करते होंगे, अपने रूम की सफाई करते होंगे, अपना खाना स्वयं बनाते होंगे, लेकिन उसके बाद भी मेरा मानना है कि जो भी 24 घंटे में समय बचता है और सोने के बाद जो समय बचता है उसका आप कुशलतम उपयोग करें तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। एक बहुत बेसिक सी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं और राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी भी करते हैं तो मेरा हमेशा यह मानना रहता है कि आप जब तैयारी करें तो यूपीएससी का ध्येय रहे। हो सकता है किसी कारणवश आपके अटेम्प्ट्स खत्म हो गए हों, किसी कारण से आप इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हों, ऐसी दशा में आप स्टेट सर्विसेज में भी जरूर शामिल हों। लेकिन मेरा मानना है कि आपका टारगेट जो है वो हमेशा यूपीएससी का होना चाहिए। और कहा भी जाता है कि व्हेन देयर बी फाइट बिटवीन बुल एंड एलिफेंट, तो हर परिस्थिति में एलिफेंट जीतेगा, और यहाँ यूपीएससी को हम उसी तरह से मानते हैं। बहुत छोटी सी एक बात है जो आपने बचपन में अपने दादा दादी से या नाना नानी से सुनी होगी कि हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई की 4 चरण होते हैं पढ़ाई के: पठन, पाठन, मनन और चिंतन। पठन पाठन का अर्थ होता है कि हमने पढ़ लिया या हमारे गुरुजन ने किसी बात को बता दिया। मनन का अर्थ होता है हमने उसको रिवाइज किया, जो भी हम पढ़ाई करते हैं सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, जब भी समय मिले तो उसको रिवाइज करते हैं। एक जो चिंतन शब्द होता है वो पूरे यूपीएससी का सार वही है। चिंतन का अर्थ होता है कि हम सोचें कि ऐसा क्यों होता है। उदाहरण के रूप में माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, सब लोग जानते हैं, इसकी ऊंचाई भी सबको पता है। लेकिन माउंट एवरेस्ट ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्यों है? जब आप सोचेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इसमें कहीं ना कहीं अन्य चीजें भी समावेशित हैं। इसे इंटरलिंकिंग ऑफ थॉट्स कहा जाता है। और आप देखेंगे कि पिछले यूपीएससी के 12 से 15 वर्षों का जो पैटर्न रहा है और अभी भी वो जो पैटर्न चल रहा है उसमें इंटरलिंकिंग ऑफ थॉट्स का बड़ा महत्व है। आपने स्वयं देखा होगा कि जो क्वेश्चन ज्योग्राफी से आने होते हैं उसमें कहीं इकोनॉमिक्स के भी एस्पेक्ट जुड़ जाते हैं, साइंस टेक के भी एस्पेक्ट जुड़ जाते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन में साइंस टेक्नोलॉजी की चीज़ें पूछी जाती हैं। उदाहरण के रूप में आपको एक वर्ष प्रश्न आया था कि जो 28वीं शताब्दी का जो आंदोलन था उसने विज्ञान और तर्कवाद को जन्म दिया। तो ये क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री का भी है और कहीं ना साइंस और लॉजिक का भी प्रश्न है। तो मेरा मानना है कि जब हम इंटरलिंकिंग ऑफ थॉट्स के साथ जो विषयों को एक दूसरे के साथ जोड़ के पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे ढंग से यूपीएससी को क्रैक करने की संभावना उससे हमारी बढ़ जाती है। और हम लोग का एक प्रयास होना चाहिए कि जब भी आप पढ़ाई करें तो सारे विषयों को एक साथ पढ़ें और सोचें कि ऐसा क्यों होता है। मित्रों, मेरा मानना है कि कोई भी परीक्षा बहुत कठिन नहीं होती है। हमारे गुरुजन हुआ करते थे, वो कहते थे कि यूपीएससी को क्रैक करना उतना ही कठिन हो सकता है जितना कि एक माँ जो है वो अपने बच्चे को 5 साल के को पालने में जितना परिश्रम करती है उससे कम ही। आप लोग जानते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को जब 5 साल तक हो जाता है सामान्यतः
उसका ध्यान रखना पड़ता है, उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं उसका ध्यान रखना पड़ता है। हो सकता है कई रातें भी खराब हो जाए। मेरा मानना है कि जो हम यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं, एक माँ जो अपने बच्चे को पालने में जो 5 वर्ष तक जो मेहनत करती है, उससे काफ़ी कम मेहनत करने पर हम सफल हो सकते हैं। कोई भी परीक्षा कठिन नहीं होती है, असंभव कुछ भी नहीं होता है। आवश्यकता होती है हमारी इच्छा शक्ति की। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप सब लोग प्रयास करिए। मेरा यह भी मानना है कि बैड लक नाम की कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परीक्षा की तैयारी में नहीं होती है। आपके माता पिता आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद है, आपको फाइनेंस कर रहे हैं, तो ऐसी दशा में मेरा मानना है कि बैड लक आपको बहुत दिनों तक परेशान नहीं करेगा और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। मैं पुनः उपेंद्र जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। आप सभी लोगों को मैं सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और मैं चाहूँगा भी कि आप सब लोग सेलेक्ट हों, अपने समय का सदुपयोग करते हुए आप सब लोग यूपीएससी क्रैक करें। इसी इच्छा शक्ति के साथ और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।